हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के बारे में। तो इसको करने से पहले आपको एक की पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है। जब तक आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं यानी लाइफ टाइम, ये रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक मार्केट में चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितने भी अच्छे उसके फाइनेंशियल्स हो और कितने भी अच्छे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हो, उसमें हमें 2% से ज़्यादा, अगर हम फुल टाइम ट्रेडर हैं तो 2% से ज़्यादा अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक सिंगल स्टॉक में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और हम फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, मान लो कि हम कोई बिजनेस करते हैं या हम कोई जॉब करते हैं, उसके साथ हम स्टॉक मार्केट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम 5% तक उसको लेके जा सकते हैं, है ना। इससे क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा और हम जब कभी भी मार्केट में एक मंदी आएगी तो हम वहाँ पे घबराएंगे नहीं। ओके, तो चलिए अब हम कंपनी का बिजनेस समझते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन part of the capital market structure, providing services to all market participants, exchanges, clearing corporations, depository participants यानी डीपीज। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि अगर हम अपनी भाषा में समझे तो सीडीएसएल को हम स्टॉक मार्केट का बैंक बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा बैंक में पैसा होता है डिजिटल फॉर्म में, उसी तरह से हमारे शेयर्स यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में होते हैं, है ना। अब डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटरी का मतलब होता है कि पुराने टाइम में जब हम शेयर्स खरीदते थे तो उनको फिजिकल फॉर्म यानी कागज की कार्रवाई होती थी, तो कागज के रूप में रखना होता था उनको, है ना। तो उस चीज़ का एक बैड इम्पैक्ट ये था कि हम उनको, हमारे लिए उनको संभाल पाना मुश्किल होता था। तो अब सीडीएसएल उन शेयर्स को डिजिटल बैंकर यानी हमारे डीमेट अकाउंट में स्टोर करता है। जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो सीडीएल उसकी ओनरशिप को इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर कर देता है। सीडीएसएल पैसे कमाता कैसे? सीडीएसएल हर लिस्टेड कंपनी को, सीडीएसएल को एक हर साल एक फीस देनी होती है ताकि उनके शेयर्स डिजिटल फॉर्म में मेंटेन रहे। जब भी हम अपने डीमेट अकाउंट से कोई भी शेयर सेल करते हैं तो ये सेल करने पर ये एक फीस चार्ज करता है ना। आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू ये पैसा कमाते हैं। जब कोई नया आईपीओ आता है तो कंपनी बोनस या डिविडेंड देती है, तो उनके एग्जीक्यूशन के लिए सीडीएसएल चार्ज करते हैं। कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी है, जिसका नाम है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, सीवीएल, फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। केआरए का मतलब है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी इन द कंट्री विद ओवर 9.5 करोड़ केवाईसी रिकॉर्ड्स। इट प्रोवाइड्स आरटीए सर्विस टू अराउंड 3119 कंपनीज। लगभग 3119 कंपनी को ये आरटीए प्रोवाइड करता है ना। एक्चुअल में सीडीएसएल जिस बिजनेस में है वहाँ पे ड्यूओपोली है। एक कंपनी है सीडीएसएल और दूसरी कंपनी है एनएसडीएल। लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स जैसे जीरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, मतलब अधिकांश ब्रोकर के जो अकाउंट है ना, वो या उनका डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है वो सीडीएसएल में है ना। तो ये भी हमारी एक वजह है इनको चुनने की। फिर एक चीज़ क्या होती है, जैसे इनको, इनका पूरा काम सॉफ्टवेयर और सर्वर्स पर चलता है। इनको कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह वो खड़ी नहीं करनी होती है इनको। वो उनका एक बार का चार्ज होता है, मतलब एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, इनको वो करना होता है ना। जैसे जैसे भारत में नए लोग डीमेट अकाउंट खोलते जाएंगे, ट्रेड करते रहेंगे, सीडीएसएल का बिजनेस बढ़ता रहेगा, है ना। एक आपने एक कहानी सुनी होगी, बरसात, वो नाम सुना होगा बरसाती मेंढक का। मतलब जब मानसून आता है तो मेंढक आते हैं जो ओनली बरसात के सीज़न में निकलते हैं, और वो जैसे ही मानसून का सीज़न चला जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर होता है एक्चुअल में, है ना। वो क्या है कि जब मार्केट में तेज़ी होती है तो उस तेज़ी को देख के मार्केट में घुस तो जाते हैं, फिर मार्केट में मंदी आ जाती है। मंदी एक्चुअल में, अगर हम इस चीज़ को गहराई से समझेंगे कभी श्योर क्लास में, वीडियो में, तो हम समझेंगे कि मंदी लाई जाती है और तेज़ी भी मार्केट में लाई जाती है।
तो वो लोग क्या करते हैं, जब मंदी आ जाती है तो वहाँ पे वो डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो वो बस ये सोचते रहते हैं कि हे भगवान, हमारा भाव कैसे भी करके एक बार हमारा भाव आ जाए, फिर हम जिंदगी भर मार्केट की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। तो जैसे ही वो अपना माल निकालने शुरू करते हैं तो उस चीज़ का भी यहाँ पे असर पड़ता है, और CDSL के उस चीज़ का प्रॉफिट मिलता है ना। अब हमने बिजनेस समझ लिया कि काम कैसे करता है और इनके नेट प्रॉफिट ग्रो कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल्स में। कंपनी की मार्केट कैप है 25,513 करोड़ की, स्टॉक भी है 53.6 का, ROE 42%, डेप्ट टू इक्विटी जीरो, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेप्ट नहीं है, कर्जा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.7% का, EPS 22.8, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड देते हैं ये 1%, और प्रमोटर होल्डिंग है 15%। अब हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्वार्टरली में हम देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे हम दिसंबर 2025 का क्वार्टर देख रहे हैं, यहाँ पे सेल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हैं, और नेट प्रॉफिट देख रहे हैं। तो दिसंबर 2025 को हमेशा कंपेयर करना है दिसंबर 2024 के साथ, सितंबर 25 को कंपेयर करेंगे सितंबर 24 के साथ। मतलब जिस भी क्वार्टर के हम रिजल्ट देखें, उस क्वार्टर को कंपेयर करना है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। जैसे मार्च का देखना है, जैसे हमें मार्च 2024 का देखना है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2023 के साथ, ना कि दिसंबर 2022 या जून 2023 के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 में इनकी सेल्स थी 278 करोड़ की, जो बढ़ के हो गई 304 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 161 करोड़ का था, यहाँ पे 160 करोड़ का है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 168 करोड़ का था, ये हो गया 2025 दिसंबर 25 में 172 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट जो 130 करोड़ का था वो बढ़ के हो गया 133 करोड़ का दिसंबर 25 में, और EPS भी इनका 6.38 का है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो मार्च 2014 में जो कंपनी की सेल्स थी 89 करोड़ की, वो मार्च 2025 में बढ़ के हो गई 1082 करोड़ की, और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ 1107 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो किसी टाइम पर 2014 में 33 करोड़ का था, वो मार्च 25 में 625 करोड़ हाईएस्ट एवर, और ट्रेलिंग 12 मंथ 576 करोड़ हाईएस्ट एवर। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है कि कंपनी की कंटिन्यू सेल बढ़ रही है, लगातार एक कंसिस्टेंट वे में सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और साथ में EPS भी बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और EPS भी हाईएस्ट एवर है 25.20 का, है ना। अब हम बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर का जो पैसा किसी टाइम पर 249 करोड़ का था, वो बढ़ते बढ़ते सितंबर 2025 में हाईएस्ट एवर है 1534 करोड़ का। अगर यहाँ पे नहीं देखें तो हम मार्च 25 में देख सकते हैं कि 1551 करोड़ का था हाईएस्ट एवर, है ना। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कम हुआ है 20 करोड़ का। तो ये सितंबर 2025 में भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर। बोरोइंग्स हैं 2 करोड़ के। अभी आप लोगों का पॉइंट हो सकता है कि बोल रहे थे कि अनिल भाई बोरिंग तो जीरो जीरो दिखा रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे 2 करोड़ क्यों दिखा रहा है? तो इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, अदर एसेट में जाके देखते हैं कि कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास कैश कितना है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास कैश है 86 करोड़ का। अगर ये 2 करोड़ का अपना लोन चुका दें तो फिर भी इनके पास कैश बच जाएगा 84 करोड़ का, और कंपनी जीरो डेप्ट वाली कंपनी हो जाएगी। वैसे 1534 करोड़ के रिजर्व पर अगर 2 करोड़ का लोन है तो वो जीरो ही है ना। कैश फ्लो में हम देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 2025 मार्च 2025 तक एक भी साल ऐसा नहीं है जब इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में हो। मतलब जो पैसा इनके नेट प्रॉफिट में जो जो नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो ये अपने कैश बुक में दिखा रहे हैं, अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं, है ना, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि 15% प्रमोटर्स के पास है, 12.40% FI के पास, 15.12% DI के पास, पब्लिक के पास कितना है 57.5%। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, पर उतना नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है आपको ये लगे कि इतनी ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग,
है ना। तो ये अच्छी कैसे हो सकती है। एक चीज़ और होती है यहाँ पे उन्हीं लोगों की शेयर होल्डिंग दिखाई जाती है जिनके पास इंडिविजुअल लेवल पर 1% या 1% से ज़्यादा की होल्डिंग होती है, तो वो यहाँ पे दिखाई जाती है ना। तो हमने बिजनेस भी समझ लिया, हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स भी समझ लिए। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पर। तो एक बार इसका आपको मैं 2017 से 2020 का कुछ दिखा देता हूँ चार्ट। कंपनी 30 जून 2017 को कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद से ऑलमोस्ट 3 साल तक कंपनी एक ही प्राइस रेंज में रही थी, 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में। हाँ, 100 से 200 रुपये के बीच में कंपनी ट्रेड करती रही थी। उसके बाद से हम देख सकते हैं जैसे कोरोना है, कोरोना के बाद से कंपनी ने एक अच्छा खासा स्टॉक प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया था। 2017 से 20 तक, 2020 से पहले भारत में क्या था कि रिटेल इन्वेस्टर की संख्या बहुत कम थी। 2013 से 2020 तक यूनिक इन्वेस्टर्स को डबल होने में लगभग 8 साल लग गए थे, यानी 1.5 करोड़ से 3 करोड़ पहुंचने तक 8 साल लग गए थे। और CDSL का जो मेन बिजनेस है ना, वो वॉल्यूम पर काम करता है, इसलिए जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट होंगे, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, उतनी ज़्यादा इनकी कमाई होगी, है ना। 2020 के बाद 2020 से पहले एक चीज़ और थी। 2020 से पहले जब हम डीमेट अकाउंट खुलवाते थे तो हमें फॉर्म फिल करके कंपनी के हेड ऑफिस में भेजना होता है। जैसे हमें जेरोदा में अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना होता था तो हमें फॉर्म फिल करके इनके बेंगलोर ऑफिस पे भेजना होता था, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। 2020 के बाद इन्होंने क्या किया कि ये एक ऑनलाइन का दौर आया और इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, जिससे कि हम घर बैठे 10-15 मिनट में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। फिर एक बार ये भी आई थी लगभग कोरोना के बाद में कि शेयर मार्केट में पार्टिसिपेंट्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस चीज़ का भी असर यहाँ पे हुआ था, है ना। घर बैठे लोगों ने, जब लोग लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रहे थे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट किया, यहाँ पे ट्रेड्स करना स्टार्ट किए, तो उस चीज़ का भी असर यहाँ पे हुआ। तो हमने देखा कि सेल्स हाईएस्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट हो रहा है। मेन पॉइंट जो जिस वजह से मार्केट अभी फरवरी में, लगभग 3 फरवरी के बाद से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। 3 फरवरी के पास शायद मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो वहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। उसके एक मेन रीज़न ये भी था कि अभी US, इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक वार चल रहा था। ऐसे में क्या होता है कि पैनिक सेलिंग आती है, तो वहाँ पे डर कर लोग अपना माल बेचने लगते हैं, तो उस वजह से स्टॉक प्राइस डाउन आने लगते हैं, है ना। तो अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने घोषणा की है कि मतलब वार ख़त्म करेंगे, और इस चीज़ का मार्केट में भी असर देखने को हमें मिल सकता है। अगर हम हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर सेल्स है, मतलब सब कुछ एक सुपर है, और हमने ये भी समझ लिया कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो जाएगा क्यों, है ना। तो अगर हम करंट प्राइस से बाई करते हैं और यहाँ तक 1650 के भाव तक रखते हैं, तो हमारा गेन होता है 37% का, हमारा टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आता है ये। सेकंड टारगेट हमारा निकल के आता है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है लगभग 1800 का। अगर हम करंट प्राइस पे बाई करते हैं और यहाँ तक होल्ड करते हैं तो ये आता है ऑलमोस्ट 48% का। अब इस चीज़ का बताता हूँ आपको मैंने ये दो टारगेट क्यों चुने हैं, है ना। तो जो लोग टेक्निकल समझते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ में जाएंगे कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रही है, ये है लेफ्ट शोल्डर, RHS पैटर्न का एक फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये हो सकता है कि ये यहाँ से ऐसे जाए, ये ऐसे जा सकता है ना। इस चीज़ को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ।
एक फॉर्मेशन हमारी यहाँ हो रही है, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक राउंडिंग शेप बना रखी है ना। तब ये क्या कर सकता है, अब ये ऐसे चल सकता है। अभी मैं एक बार पहले वाले को रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, है ना। ये टारगेट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ से ये दोबारा राउंडिंग ले यहाँ, और उसके बाद ये चलना स्टार्ट कर दे। अगर ये यहाँ से ऐसे चल के ऐसे जाता है तो उस टाइम पर हम यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं 36% तक। 36% के टारगेट यानी 16.5 से दबाव तक रख सकते हैं, है ना। अगर ये फॉर्मेशन हो जाती है हमारा टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 2200 के आसपास, यानी 2180 के आसपास, 2180 का। और अगर करंट प्राइस से हम लेके चलते हैं तो ये हमारा टारगेट होता है 80% का। अगर हम इसका टारगेट प्लॉट करें तो हम यहाँ लेंगे जो शोल्डर की ये हेड की जो डेप्थ है, यहाँ से लेके इसको नेक लाइन पर हम प्लॉट कर देंगे और ये हमारा टारगेट आ जाएगा ऑलमोस्ट 2500 रुपये के आसपास। यहाँ से लगभग होगा 104 से 105% के आसपास, है ना। अब आप बोलेंगे कि अनिल भाई आपने इतने सारे टारगेट बता दिया, आखिर हम ट्रेड करें तो किस बेस पे करें, है ना। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि हमें टारगेट करना चाहिए 1650 के टारगेट तक हमें ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद हम मार्केट के सेंटिमेंट्स देख सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल मार्केट किस साइड में जाता है, उस हिसाब से हम दोबारा ट्रेड हम ले लेंगे। लेकिन फर्स्ट हमारा होना चाहिए, यहाँ पे हम कर सकते हैं 1650-55 के टारगेट तक हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि और भी लोग यहाँ पे हमारे साथ सीख सकें, है ना। तो आप लोग सीखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।